जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे अंक क्लासेस चैनल पर। तो यदि आप लोग नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज जो हमारा टॉपिक आता है, विकारी शब्द का जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा क्रिया। तो जानते हैं क्रिया के बारे में, क्या होती है क्रिया या फिर क्रिया का अर्थ क्या होता है। हिंदी में क्रिया का अर्थ अलग होता है तथा संस्कृत में क्रिया का अर्थ अलग होता है। तो फिर क्रिया की डिफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया को कितने भागों में बांटा गया। पहला पॉइंट ये बनता है क्रिया किसे कहते हैं, फिर क्रिया के भेद। तो क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर एक और आता है कि मूल रूप से मतलब कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 या 10 भेद होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, साधारण क्रिया को। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो था क्रिया। तो हमारा जो पहला पॉइंट जो बनता है हमारा कि क्रिया, क्रिया का अर्थ क्या होता है। पहला तो ये होता है हिंदी में क्रिया का अर्थ क्या होता है। हिंदी में अलग होता है, संस्कृत में अलग होता है। तो हिंदी में क्रिया का अर्थ क्या होता है, काम। काम। तो हिंदी में क्रिया का अर्थ क्या होता है, काम होता है। तो डिफिनेशन क्या बनती है, इसी से डिफिनेशन बन जाएगी हमारी। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, या फिर वह क्रिया कहलाती है। उसे क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। एक पॉइंट इसका और आता है, क्या कहता है, क्रिया के लिंग, क्रिया के लिंग कॉमा वचन, क्रिया के लिंग कॉमा वचन, रूप कॉमा रूप किसके अनुसार बदलते हैं। तो पुरुष के अनुसार, पुरुष के अनुसार परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया का हिंदी में अर्थ काम होता है। इसी से हमारी एक्सप्रेशन बनाती है कि किसी काम का करना या वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के लिंग वचन रूप पुरुष के अनुसार, किसके अनुसार, पुरुष के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अब बात करते हैं जो हिंदी में क्रिया कर तो काम हो गया। अब संस्कृत में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है संस्कृत में क्रिया का अर्थ क्या होता है। संस्कृत में क्रिया का अर्थ, तो संस्कृत में क्रिया का अर्थ क्या होता है, धातु। तो अब डिटेल्स हो गई कि हिंदी में क्रिया का अर्थ मुझे क्या तो काम होगा, लेकिन तो संस्कृत की बात है कि तो संस्कृत में क्रिया का अर्थ होता है धातु। संस्कृत में क्रिया का अर्थ होता है धातु। अब अच्छा बात करते हैं धातु, तो धातु कैसे कहते किसे हैं, ये भी तो पढ़ मिलता है। हिंदी में संस्कृत में क्रिया का अर्थ धातु होता है, लेकिन धातु कहते किसे हैं ये भी देख लेते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, जिस मूल शब्द से, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं? जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। अब धातु को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, अगर देख ले एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल आ गया हमारा
दौड़, दौड़ हमारी एक धातु है। क्रिया कैसे होती है? दौड़ना। क्या हो गया? दौड़ना। मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि धातु के अंत में, धातु के अंत में न लगाने से, न लगाने से साधारण क्रिया बनती है। मतलब कि क्रिया बनती है, क्रिया बनती है। तो ये नोट लिखवाने से समझ में आ गया होगा कि धातु के अंत में न लगाने से साधारण क्रिया बनती है। अब बात है धातु, तो धातु दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो गए? एक आता हमारा मूल धातु, मूल धातु। तो दूसरा आ गया वो होता है यौगिक धातु। यौगिक धातु। तो क्रिया स्टार्ट करी। क्रिया का हिंदी में अर्थ क्या होता है? काम। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जब एक क्रिया के लिंग वचन रूप पुरुष किसके अनुसार परिवर्तित होता है? तब पुरुष के अनुसार परिवर्तित होता है। अब बात करते हैं हिंदी में, तो हो गया क्रिया का अर्थ काम। तो अब संस्कृत में क्रिया का अर्थ होता है धातु। धातु। अब धातु कहते किसे हैं? तो जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। क्लियर होता चला रहा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे दौड़ हो गया, दौड़ना। मतलब कि धातु के अंत में न लगाकर क्रिया बनती है। फिर धातु कितने प्रकार के थे? दो, मूल धातु और यौगिक धातु। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बताइए मूल धातु किसे कहते हैं? तो अब बात करते हैं मूल धातु। धातु दो प्रकार की थी, मूल धातु और यौगिक धातु। अब बात करते हैं मूल धातु की। मूल धातु। तो मूल धातु किसे कहते हैं? मूल, पहला पॉइंट तो यह था कि मूल धातु स्वतंत्र होती है, किसी पर भी निर्भर नहीं करती, मूल धातु कहलाती है। तो मूल धातु, मूल धातु स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। यह किसी पर भी निर्भर नहीं होती है। यह किसी पर भी निर्भर नहीं होती है। निर्भर नहीं होती है। तो मूल धातु स्वतंत्र होती है, किसी पर भी निर्भर नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल इसका क्या है? उदाहरण जैसे पढ़, लिख। पढ़ हो गया, लिख हो गया, खा, पी, कमा, खेल। तो क्या करेंगे? तो मूल धातु स्वतंत्र होती है, ये किसी पर भी निर्भर
नहीं होती। अब बात करते हैं यौगिक धातु की। दूसरा क्या था हमारा, यौगिक धातु। यौगिक धातु, यौगिक धातु में पहला पॉइंट क्या होता है, यह स्वतंत्र नहीं होती है। फिर यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती है, यह स्वतंत्र नहीं होती है, यह स्वतंत्र नहीं होती, यह किसी प्रत्यय के साथ, यह किसी प्रत्यय के योग से, यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है, यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया चलना, चलना, तो चल हमारा हो गया मूल धातु, ना हमारा हो गया प्रत्यय, तो क्या बना, यौगिक धातु नहीं, चलना। इसी तरह होता है चलना से चला, चलना से चला, या फिर खाना से खिला, खाना से खिला, ये हो गया हमारी यौगिक धातु। अब बात करते हैं यौगिक धातु की रचना तीन प्रकार से होती है। यौगिक धातु की रचना, हालांकि इतना डीपली पूछते नहीं है, लेकिन पढ़ने में क्या सरल सरल भी आजकल नहीं पूछा था। एग्जाम में बच्चे सोचते सरल सरल पढ़ लिए हो जाएगा काम, नहीं हो सकता। अब सरल सरल नहीं पूछा जाता है, वही क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं अगला, तो यौगिक धातु की रचना, की रचना तीन प्रकार से होती है। तीन प्रकार से होती थी यौगिक धातु की रचना, तीन प्रकार से होती है। कौन कौन से हो गए, पहले देते हैं धातु में, धातु में प्रत्यय लगाने से, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक और अकर्मक से, अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, और प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। तो यौगिक धातु की रचना तीन प्रकार से होती है। पहला क्या था, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कई धातुओं, कई धातुओं को संयुक्त करने से, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है, संयुक्त धातु बनती है। संयुक्त धातु बनती है। अगला पॉइंट क्या होता है, संज्ञा या, संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है, विशेषण से नाम धातु बनती है। तो मूल धातु स्वतंत्र होती है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, यानी किसी पर भी निर्भर नहीं होती है। जैसे कि पढ़ लिख खा पी, मूल मूल शब्द ही है ये, इसमें कोई प्रत्यय तो लगा नहीं है। तो अर्थ योग होती है, स्वतंत्र नहीं होती है, किसी प्रत्यय के साथ ये योग से बनती है। चलना से चला हो गया, खाना से खिला। इसे यौगिक धातु की रचना तीन प्रकार से होती है। कैसे, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। मतलब कि जब धातु में प्रत्यय लग जाएगा तो उसमें अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है।
फिर संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बंध, इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बताएं कि क्रिया के भेद। तो अब बात करते हैं क्रिया के भेद। जो अगला पॉइंट आता है वो आता है क्रिया के, मतलब धातु के तो हो गए दो प्रकार के, मूल धातु और यौगिक धातु। अब बात करते हैं क्रिया के भेद की। तो अगला जो टॉपिक पॉइंट आता है वो आता है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद रचना या दृष्टि के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना या दृष्टि के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। तो रचना या दृष्टि के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। तो रचना या दृष्टि के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है अकर्मक क्रिया, दूसरा आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, तो पहला था अकर्मक क्रिया, दूसरा था सकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के क्रिया के फल व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्ता की प्रधानता, मतलब कि जिसमें अगर क्रिया का फल पड़ता है तो वो कर्ता पर पड़ता है, न कि कर्म पर। तो वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा पॉइंट कहता है वाक्य में कर्म अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है। अगला पॉइंट आता है कि वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष, वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। तो पहले डिफरेंस है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या बोले तो वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है,
कर्म अनुपस्थित रहता है तथा वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार बदलता है या फिर होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो अगर उदाहरण देख लें, उदाहरण में क्या कहते हैं, जैसे गाड़ी चली, गाड़ी चली। दूसरा आता है लड़का सोता है, लड़का सोता है। या फिर रीता गई, रीता गई। रीता कहाँ गई ये तो नहीं पता ना, तो कर्म अनुपस्थित है ना। लड़का सोता है, कहाँ सोता है नहीं पता, तो सब कर्ता पर आधारित होता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं दूसरी अतिपति में सकर्मक क्रिया। क्या थी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया के व्यापार का फल, व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस दूसरी क्या होगी, वाक्य में, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है वाक्य क्रिया के फल का प्रभाव, क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता के होते हुए भी, कर्ता के होते हुए भी कर्म पर पड़ता है। कर्म क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता के होते हुए भी कर्म पर पड़ता है। जैसे एग्जांपल, उदाहरण क्या आता है, डाकिया चिट्ठी लाया, डाकिया चिट्ठी लाया। तो डाकिया क्या लाया, चिट्ठी लाया ना। दूसरी बात आती है हमारी, मोर वर्षा के कारण जंगल में नाच रहे हैं, जंगल में नाच रहे हैं। तो मोर वर्षा के कारण कहाँ है, जंगल में नाच रहे हैं। अगला आता है हमारा, अध्यापक छात्र को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक छात्र को पढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो अब आगे क्रिया के भेद हो गए दो, अब जैसे आते प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होगी तो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।